जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 24 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्माक्षेपी है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताएंगे आप यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्माक्षेपी है। तो याद रख लेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का मीथेन का दहन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि पीएच मान 2 वाले यहाँ पे विलयन की प्रकृति क्या होती है। तो पीएच मान 2 वाले विलयन की प्रकृति क्या होती है। तो याद रख लेंगे अत्यधिक अम्लीय होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, अत्यधिक अम्लीय होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो ये पाए जाते हैं आपके ब्रोमीन में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, ब्रोमीन में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये किए जाते हैं आपके कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक प्रक्रिया ऑक्सीजन के बिना होती है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी जैविक प्रक्रिया ऑक्सीजन के बिना होती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे किण्वन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, किण्वन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो मानव शरीर में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी रहेंगे, इंसुलिन और ग्लूकोन। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि पौधों में प्रकाश की दिशा में वृद्धि को क्या कहते हैं। तो पौधों में प्रकाश की दिशा में वृद्धि को क्या कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, इसे कहते हैं यहाँ पे क्या। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा जो है होता है। तो मानव में जो लिंग निर्धारण होते हैं ये किसके द्वारा होते हैं। तो मानव में लिंग निर्धारण जो है XX या XY गुणसूत्र के द्वारा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि मेंटल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। तो मेंटल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। तो ये मटर के पौधा पर किए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, मटर के पौधा पर किए थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो याद रखेंगे आप कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, आभासी और सीधा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव आंख में रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है।
तो मानो आंख में रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो याद रखेंगे ये वास्तविक और उल्टा बनते हैं। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वास्तविक और उल्टा बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिया गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन बी करेंगे आप सही जवाब, अवतल लेंस का उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे आप कि विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहां पे उपयोग होते हैं एमीटर का। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है एमीटर का। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिया गया है और अगला प्रश्न यहां पे क्या दिया गया है? प्रश्न दिया गया कि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए बताएंगे आप। तो किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रख लीजिएगा ये धारा घटती है। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब होगा, धारा घटती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे प्रश्न पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर जो है ना काम करती है? चलिए बताएंगे आप। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो विद्युत मोटर जो है ये आपके किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल लगना पर कार्य करते हैं। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताएंगे कि जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये काम करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने की प्रक्रिया कौन सी है? तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने की प्रक्रिया कौन सी है? तो याद रखेंगे इसकी प्रक्रिया कौन सा होगा? तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है, प्रकाश संश्लेषण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछा है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा यहां पे रसायन उत्तरदायी है? तो ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन उत्तरदायी है? तो याद रख लीजिएगा यहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण का प्रदूषक है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण का प्रदूषक है? तो यहां पे हो जाएंगे आपके कागज। ऑप्शन सी सही जवाब है, कागज होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 20 नंबर है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है? तो याद रखेंगे कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है? तो याद रख लीजिएगा इनको डुबोकर क्यों रखे जाते हैं? तो यह हवा में ऑक्सीजन और नमी से तीव्रता से अभिक्रिया करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पे प्रश्न है कि साबुन किस प्रकार की अभिक्रिया से बनता है? तो साबुन किस प्रकार की अभिक्रिया से बनता है? तो ये आपके साबुनीकरण से बनते हैं। ऑप्शन यहां पे बी होगा सही जवाब, साबुनीकरण से बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो ये शुरू होते हैं अमाशय से। ऑप्शन यहां पे बी हो जाएगा सही जवाब, अमाशय से शुरू होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखेंगे
कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा? तो यहां पे हो जाएंगे सेरिबेलम। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है सेरिबेलम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है और 24 क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल एवं खनिजों का परिवहन। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है जल एवं खनिजों का परिवहन। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है? तो प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है? तो ये हो जाएंगे कांच में। ऑप्शन यहां पे सही जवाब है कांच में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से बनता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया से बनता है? तो याद रख लेंगे यहां पे हो जाएंगे लवण और जल। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा और प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है ये किसके लिए किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं आपके एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाने के लिए। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? तो याद रखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक जो है ना कौन होते हैं? तो यहां पे उत्पादक हो जाएंगे हरे पौधे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है हरे पौधे होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि डीएनए में दो स्ट्रेस के बीच किस प्रकार की बंधन होते हैं? तो डीएनए में दो स्ट्रेस के बीच किस प्रकार के बंधन होते हैं? तो यहां पे हाइड्रोजन बंधन होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है हाइड्रोजन बंधन। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है? तो यहां पे हो जाएंगे पसीना आना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब पसीना आना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछा है और 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता +2D है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो एक उत्तल लेंस की क्षमता +2D है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी फोकस दूरी हो जाएंगे 0.5 मीटर। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 0.5 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि राइबोसोम कोशिका में किसका निर्माण होता है? तो राइबोसोम कोशिका में किसका निर्माण होता है? तो राइबोसोम कोशिका में जो है निर्माण होते हैं प्रोटीन का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब प्रोटीन का निर्माण होता है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो 33 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है पारा होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है पारा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि मानव में एडीएच किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो मानव में एडीएच किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो मानव में एडीएच जो है ये स्रावित होते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है वंशागति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो याद रखेंगे आप कि वंशागति के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? तो वंशागति के नियम को प्रतिपादित किए हुए हैं यहां पे आपके मेंडल। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है मेंडल किए हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।